Hey guys, welcome to our channel. If you like the video, तो please like and share, and don't forget to subscribe to our channel and comment down all of your questions and suggestions. Thank you. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल परिचय में। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के ऊपर और हॉलोकास्ट, फाइनल सॉल्यूशन, घैटोज और एक्सटर्मिनेशन कैंप्स, इन सब के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं और आज का वीडियो भी इससे जुड़ता हुआ ही है। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर को सबसे बड़ा विलेन समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं था कि अकेला हिटलर ही इसके लिए जिम्मेदार था। हिटलर के साथ उसकी एक पूरी टीम थी जिसने कि हॉलोकास्ट और द फाइनल सॉल्यूशन, जिसमें कि 60 लाख से ज्यादा ज्यूज को मार दिया गया था, इस घिनौनी हरकत को अंजाम दिया था। उन्हीं में से एक आदमी था ऑटो एडोल्फ आइकमैन। ये हिटलर की टीम का एक बहुत ही मुख्य हिस्सा था और होलोकॉस्ट के लिए यह भी उतना ही जिम्मेदार था जितना कि एडोल्फ हिटलर या रेनार्ड हाइड्रिक। एडोल्फ आइकमैन के बारे में एक खास बात यह है दोस्तों कि वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद कुछ नाजियों को तो उनके किए की सजा जब ही मिल गई थी, लेकिन ये एक ऐसा नाजी था जो कि द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद वहां से किसी तरह से बच के निकल गया था और अर्जेंटीना के अंदर छुपकर अपना जीवन बिता रहा था। उसे उम्मीद थी कि उसके किए की सजा उसे जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी, लेकिन आज ही के दिन यानी कि 1 जून 1960 को एडोल्फ आइकमैन को इजराइल के अंदर फांसी दे दी गई थी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने अपने बहुत सारे वीडियोस में बहुत सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो मैं उनको यहां तो कवर नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं फिर भी थोड़ी थोड़ी जानकारी देता चलूंगा। एडोल्फ आइकमैन का जन्म 19 मार्च 1906 को हुआ। यह एक जर्मन ऑस्ट्रियन था और होलोकास्ट का बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजर था। रेनार्ड हाइड्रिक ने सभी ज्यूज को इधर से उधर ले जाना, एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर ले जाना और घैटोस के अंदर पहुंचाने की जिम्मेदारी एडोल्फ आइकमैन को ही दे रखी थी और उनके सारे मूवमेंट्स के लिए एडोल्फ आइकमैन ही जिम्मेदार था। अपने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद एडोल्फ आइकमैन ने ऑस्ट्रिया में अपने पिता की माइनिंग कंपनी में काम किया। उसके बाद वो एक ट्रेवलिंग ऑयल सेल्समैन के रूप में काम करने लगा। आखिरकार 1932 में इसने नाजी पार्टी और एसएस को ज्वाइन कर लिया और 1933 में जर्मनी आ गया। जर्मनी आने के बाद इसने एसडी, जो कि जर्मन सिक्योरिटी सर्विस फोर्सेस थी, उसको ज्वाइन कर लिया और यहां इसको जूइश अफेयर्स का डिपार्टमेंटल हेड बना दिया गया। अब ये जूइश अफेयर्स क्या था? बेसिकली इसका काम था जूइश इमिग्रेशन को देखना। और जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गई तो सितंबर 1939 में आइकमैन और इसके साथी ऑफिसर्स ने ज्यूज को कंसंट्रेशन कैंप्स के अंदर भेजना शुरू कर दिया। और मैंने आपको बताया ही था कि किस तरीके से ज्यूज को घैटोज से निकालकर कंसंट्रेशन कैंप्स में भेजा जाता था, वहां उन्हें अलग अलग तरीके से मारा जाता था। 1941 में जर्मनी ने सोवियत यूनियन के ऊपर हमला बोल दिया और इसी के साथ जर्मनी की जूइश पॉलिसी थी वो इमिग्रेशन से चेंज होकर एक्सटर्मिनेशन पर पहुंच गई। यानी कि पहले तो उन लोगों को घैटोज के अंदर रखा जाता था, लेकिन यही वो वक्त था जहां से उनको घैटोज से निकालकर एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर भेजा जाने लगा और मारा जाने लगा। रेनार्ड हाइड्रिक, जो कि नाजी जर्मनी के अंदर हिटलर का एक बहुत ही खास सहयोगी था और आइकमैन का बॉस था, उसने वनीसी कॉन्फ्रेंस, जिसका जिक्र मैंने अपने पहले वीडियोस में किया है, के बाद यहूदी लोगों की पूरी डिपोर्टेशन की कमान आइकमैन को दे दी और आइकमैन उनको घैटोस से निकालकर एक्सटर्मिनेशन कैंप्स के अंदर भेजने लगा। मार्च 1944 में जर्मनी ने हंगरी के ऊपर भी हमला बोल दिया और यहां भी आइकमैन को ही ज्यूज लोगों की पूरी पॉपुलेशन का डिपोर्टेशन करने की पूरी जिम्मेदारी मिली। यहां से अधिकतर ज्यूज को ऑशविट्स कंसंट्रेशन कैंप भेजा जाने लगा और इस कैंप के अंदर पहुंचते ही 75% लोगों को तुरंत ही मार दिया जाता था। जुलाई 1944 में जब इस कैंप के अंदर और ज्यूज को लाना बंद कर दिया गया, तब तक लगभग 4.5 लाख हंगरी और कुल मिलाकर 7.25 लाख ज्यूज को इस कैंप के अंदर मारा जा चुका था। और ऐसा भी जाना जाता है कि आइकमैन ने हंसते हुए कहा था कि वो हंसते हंसते अपनी कब्र के अंदर लेटना पसंद करेगा, क्योंकि उसने 5 लाख से अधिक ज्यूज को मारा था और वो मानता था कि इतने लोगों को मारने के कारण उसे बहुत ज्यादा संतुष्टि की प्राप्ति हुई थी। 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ और जर्मनी हार गया, आइकमैन को यूएस फोर्सेस ने पकड़ लिया था और उसे एक डिटेंशन कैंप के अंदर भेज दिया था। लेकिन आइकमैन इस डिटेंशन कैंप से भागने में सफल हुआ और जर्मनी में इधर उधर घूमने लगा ताकि वो दोबारा पकड़ा ना जाए। आखिरकार वो एक छोटे से गांव लोअर सैक्सनी के अंदर चुपचाप रहने लगा और 1950 के अंत तक वो इसी गांव के अंदर रहा और इसके बाद वो
नकली कागजातों के आधार पर अर्जेंटीना चला गया और 1960 तक यह चुपचाप छुपकर अर्जेंटीना के अंदर ही अपना जीवन व्यतीत करने लगा। दोस्तों, अब यहां से शुरू होती है एक और कहानी जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। आप लोगों ने मोसाद के बारे में तो सुना ही होगा। मोसाद दुनिया की सबसे बेहतरीन कोवर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी है। मोसाद एक ऐसा नाम है जिसे सुनते ही बड़े बड़े आतंकवादी डर से कांपने लगते हैं। दुनिया के नक्शे पर एक छोटे से देश की खुफिया एजेंसी जिसके नाम से आतंकी संगठन ही नहीं, उनके आका और हुक्मरान भी खौफ खाते हैं। वैसे तो दुनिया में अमेरिका, ब्रिटेन, भारत और रूस से लेकर चीन तक कई देशों में कई खुफिया एजेंसीज हैं जो बेहद शक्तिशाली और ताकतवर मानी जाती हैं। इनके जासूसों की पहुंच पूरी दुनिया में होती है, लेकिन इनमें मोसाद का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है क्योंकि यह एक ऐसी एजेंसी है जो अपने मुल्क के दुश्मनों के खिलाफ एक किलिंग मशीन की तरह काम करती है। तो दोस्तों, अब मैं आपको मोसाद के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। यहूदियों के देश इजराइल में 13 दिसंबर 1949 के दौरान वहां के तत्कालीन प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन की पहल पर सेना के खुफिया विभाग, आंतरिक सुरक्षा सेवा और विदेश विभाग के साथ तालमेल और आपसी सहयोग को बढ़ाने के लिए मोसाद की स्थापना की गई थी। इजरायली सरकार ने मोसाद का गठन आतंकवाद से लड़ने के लिए किया था। बाद में 1951 में मोसाद को इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय के अधीन कर दिया गया था। इसकी रिपोर्टिंग भी प्रधानमंत्री को ही होती थी। रियूवेन शिलोवा को मोसाद का पहला डायरेक्टर बनाया गया था। शिलोवा 1952 में रिटायर हुए थे। इसके बाद इसकी कमान इस्सर हरल के पास आ गई थी। हरल ने अपने 11 साल की कार्यावधि में इसे खूंखार और आतंकियों की किलिंग मशीन के रूप में तब्दील कर दिया। आज के दौरान में मोसाद के पास टॉप सीक्रेट एजेंट्स, हाईटेक इंटेलिजेंस टीम, शार्प शूटर्स और कई तरह के जासूस और गुप्त योद्धाओं की फौज है। मोसाद के एजेंट्स इतनी सफाई से काम को अंजाम देते हैं कि वो अपने पीछे कोई सबूत भी नहीं छोड़ते हैं। अपनी स्थापना के बाद से ही मोसाद सरकार की जरूरतों के आधार पर खुफिया जानकारी जुटाने में शामिल रही है। वैसे तो मोसाद ने दुनिया भर के अंदर बहुत सारे कोवर्ट ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन उसने एक ऐसा ऑपरेशन अर्जेंटीना के अंदर 1960 में किया था जिसके बारे में आज मैंने यह वीडियो बनाया है। अर्जेंटीना के अंदर एडोल्फ आइकमैन छुप कर रह रहा था और उसको ढूंढने और इजराइल लाने की जिम्मेदारी मोसाद को दी गई। मोसाद ने साल 1960 में 11 मई के दिन अर्जेंटीना में एक बेहद घातक मिशन को अंजाम दिया था। इस मिशन को लेकर हैरानी यह भी जताई जाती है कि इसे इस तरह से सफल किया गया था कि अर्जेंटीना की सरकार को इसकी भनक तक नहीं हुई थी। मिशन के तहत मोसाद ने नाजी युद्ध अपराधी एडोल्फ आइकमैन का पहले तो अपहरण किया और फिर उसे इजराइल लेकर आई। इसके बाद इस अपराधी पर यहूदी लोगों पर किए गए अत्याचारों को लेकर मुकदमा चलाया गया। मिशन को मोसाद के 5 एजेंट्स ने अंजाम दिया था। इन्होंने पहचान छिपाकर अर्जेंटीना में छिपने वाले एडोल्फ को पकड़ लिया था। उसे पकड़ने के बाद सबसे पहले यह उसे एक गुप्त स्थान पर लेकर गए थे। यहां उसकी पहचान सुनिश्चित की गई थी। फिर उसे गुपचुप तरीके से इजराइल लाया गया था। इजराइल लाने के बाद उसे उसके अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और 1 जून 1962 यानी आज ही के दिन उसको फांसी की सजा दी गई थी। दोस्तों, यह वीडियो उस ऑपरेशन के बारे में नहीं है, लेकिन अगर आप देखना चाहते हैं कि किस तरह से मोसाद ने ना सिर्फ एडोल्फ आइकमैन को ढूंढा बल्कि पकड़ा और इजराइल लाए, तो आप 2018 में बनी ऑपरेशन फिनाले मूवी को देख सकते हैं। बहुत ही बड़े कलाकार बेन किंग्सली ने इसमें एडोल्फ आइकमैन का किरदार अदा किया है और इस मूवी को देखने के बाद आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि मोसाद किस तरह से काम करती है। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होने के बाद बहुत से नाजियों को उनके किए की सजा तभी दे दी गई थी, लेकिन ऐसे बहुत से नाजीज भी थे जो कि जर्मनी को छोड़कर भागने में सफल हो गए थे और दुनिया भर के अलग अलग देशों में जाकर इन लोगों ने नकली कागजातों के आधार पर शरण ले ली थी और चुपचाप ये लोग अपना जीवन वहां बिताने लगे थे। दोस्तों, अगर मोसाद के अलावा कोई और खुफिया एजेंसी होती तो शायद एडोल्फ आइकमैन को उसके किए की सजा जिंदगी में कभी नहीं मिल पाती। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोसाद दुनिया की ऐसी बेहतरीन खुफिया एजेंसी है जो कि अपने दुश्मनों को कहीं से भी ढूंढ लाती है और ऐसा ही उन्होंने एडोल्फ आइकमैन के साथ किया। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर एक नया वीडियो लेकर आप सबसे मिलता हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।